आई थिंक आप लोगों को अब मेरी स्क्रीन भी शो हो रही होगी। सर हो रही है। बेस्ट। ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा थोड़ा सा है लेक्चर, वो थोड़ा कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पे और कुछ जो है नोटेशन के ऊपर भी है। तो सबसे पहले जो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, अच्छा कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी है ना आप लोगों की एंड पे? यस सर होगी है। अच्छा, कंट्रोल कंट्रोल का मतलब अगर हम समझना चाहें, कंट्रोल का मतलब, तो मैं ये कहूँगा कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊं जो डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर डिफरेंट परफॉर्म करता हो, मतलब कंट्रोल्ड हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जो एज है हमारे पास, अगर वो लेस देन 10 है तब क्या उसके लिए प्रोग्राम शो करे। अगर एज हमारी 10 से लेस देन इक्वल टू फॉर एग्जांपल 18 के दरमियान है तो तब हमारा प्रोग्राम क्या शो करे। अगर वो ग्रेटर देन 35 है, तो कहाँ चला गया, यहाँ पे, अगर वो ग्रेटर देन 35 ईयर ओल्ड है तो तब क्या करे। मतलब आप समझे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे कोड का कुछ पार्ट वो एक खास इनपुट के ऊपर चले और कुछ पार्ट एक खास इनपुट पे चले, तो एक कुछ पार्ट एक खास इनपुट पे चले, तो ये कंट्रोल्ड हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। अच्छा, अब वो कहता है कि जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली कितनी टाइप्स का होता है। वो कहता है सिक्वेंशियल होता है हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास सिलेक्टिव होता है जिसमें ब्रांच होती हैं, और एक रिपीटिटिव होता है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि सिक्वेंशियल कौन सा है, हमारे पास ब्रांच्ड कौन सा है और रिपीटिटिव कौन सा है? उसके लिए बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक एग्जांपल से शो किया हुआ है। अगर आपका फ्लो चार्ट इस तरह का बन रहा हो जिसमें आप बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करें और कोई भी स्टेप मिस ना करें, ठीक है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा? वो आपका सीक्वेंशियल कहलाएगा। अच्छा, अब ब्रांचिंग सिलेक्शन या ब्रांचिंग वाला कौन सा है? वो कहता है कि अगर आपने स्टार्ट से स्टार्ट किया है और एक कंडीशन से आप या तो लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ मूव हो जाते हैं, या तो आप लेफ्ट की तरफ मूव हो जाते हैं। अगर आप राइट की तरफ मूव होके अपनी फाइनल कंडीशन की तरफ पहुंच जाते हैं, या लेफ्ट की तरफ मूव होके आप जो है अपनी फाइनल कंडीशन की तरफ पहुंच जाते हैं, तो वो आपका ब्रांचिंग वाला कहलाता है। मतलब यार ये क्या ऐसे मसला है। अच्छा, तो वो आपका ब्रांच वाला या सिलेक्शन वाला स्ट्रक्चर कहलाता है। फिर उसके बाद एक हमने लास्ट टाइम भी देखा था जब हम लूप चला रहे थे, मतलब वाइल लूप, जब आपको मैंने दिखाया भी था। तो होता क्या है, मतलब वाइल लूप में हमेशा क्या होता है, अगर मैं वाइल लूप की बात करूं, तो वाइल लूप में फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हमेशा कंडीशन ही चेक कर रहे थे ना, ए इज लेस देन 10। और फिर उसके बाद जो ये लाइन ऑफ कोड है इसे बार बार चला रहे होते हो, ये तब तक इस कंडीशन को चेक करते हैं जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। ऐसे ही है ना? तो अब वो सिंपल क्या कहता है, ये जो कंडीशन है वो आपकी जब आपने स्टार्ट किया तो यहाँ पे आ गई, ये वाली एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। और उसके बाद जो ये कोड जो बार बार रिपीट होना है, तो वो यहाँ पे आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट आ सकती है। यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट भी आ सकती है और यहाँ पे मैनी स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं। तो तीन तरह के हमारे पास स्ट्रक्चर हो गए। ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें हम कोई भी स्टेप मिस ना करें, वो सिक्वेंशियल। ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें हाफ ऑफ द कोड या हम कुछ पार्ट को मिस कर दें, वो आपका ब्रांच या सिलेक्शन। और रेपिटेशन के अंदर क्या हो रहा होता है कि हम उसी सेम कोड को बार बार लूप के अंदर कर रहे होते हैं। इसमें किसी को कोई इशू? बेटा आप नो लोगों ने सर। मुझे मेरे साथ साथ रहना है, साथ साथ मुझे बता देना है, ठीक है। अगर किसी को कोई इशू हो तो हम उसे फौरन ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद हमारे पास आता है, कहता है अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की जो रियल लाइफ में हमारे पास आती है, ठीक है। अब वो कहता है सबसे पहले आपने क्या करना होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट एंड हाउ टू यूज देम। अब वो थोड़ा सा ये बताना चाह रहा है, मे बी आप लोग ऑलरेडी इस चीज़ से अवेयर भी हो, ठीक है। वो ये बताना चाह रहा है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो होती किस तरह की हैं। वो कहता है लेट्स से कि हमारे पास एक स्कोर है, ठीक है।
लेट्स से कि हमारे पास एक स्कोर है, उसे मैं एस कह देता हूँ। अब स्कोर हमारे पास कोई भी हो सकता है जो 0 से लेके 100 के दरमियान है। ये स्कोर कौन सा है? ये आपके सब्जेक्ट का स्कोर है। अब वो कहता है कि अगर वो कहता है स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, हमें पता है कि जब हमारा किसी भी कोर्स के अंदर स्कोर जो है 90 से ग्रेटर या इक्वल आता है तो हम कौन सा ग्रेड असाइन करते हैं? ए। ठीक है, तो ये कंडीशन है ना एक, कि अगर तो हमारे पास स्कोर इस तरह का आएगा तो ग्रेड क्या होगा? हमेशा ए होगा। फिर उसके बाद अगर हम किसी फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, तो अब हमने क्या नाम है उसकी वेज, उसकी सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो वो कहता है अगर आपने जो वर्किंग आवर्स हैं लेस देन या इक्वल टू 40 हैं, तब हमारे पास सैलरी निकालने का क्या फार्मूला है? सिंपल, हमारे पास अगर हमके आवर्स जो इनपुट यूजर ने दी है लेस देन इक्वल टू 40, तो ये वाला फार्मूला लिख देंगे हम लोग जो सी आउट करवाएंगे। और अगर हमारे पास वेजेस जो है या आवर्स जो है हमारे पास, सॉरी, वो ग्रेटर देन 40 है, तो हमारे पास वेज निकालने का फॉर्मूला ये वाला होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई टेम्परेचर है, ठीक है, टी, अब वो कहता है ग्रेटर देन 70 डिग्री, या अगर मैं इसी स्टेटमेंट करूं, एंड इट इज नॉट रेनिंग, मतलब क्या है? एंड का क्या मतलब है? हमेशा हमें पता है ये वाले दो साइन यूज होते हैं। और रेनिंग अगर हमारे पास कोई बूल वेरिएबल है तो हम इसके साथ नोट की कंडीशन लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि आप गोल्फ जो है उसे खेल सकेंगे। सिंपल, इसमें यहाँ पे ये बताया है कि आप किस तरह कंडीशन की बेस के ऊपर आप अपनी रिस्पेक्टिव लाइंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो यहाँ पे लिखी है। इसमें किसी को कोई इशू? इसमें किसी को कोई इशू बेटा? नो सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब वो ये कह रहा है कि सबसे पहले हेडिंग देखते हैं। हेडिंग के अंदर ये कह रहा है कि डिसीजन क्वेश्चन है मेकिंग। जी जी जी। सर, अगर हम इफ की कंडीशन लगाते हैं तो जो ग्रेटर देन इक्वल टू है हमने सूडो कोड में, वो हम उसका साइन डाल सकते हैं कि हमने पूरा लिखना है? देखें, अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, मैंने आपको अगेन उस दिन भी समझाई थी। ठीक है, जो सूडो कोड है इज वेरी वेरी क्लोज टू योर एक्चुअल कोड। ठीक है, तो इट्स बेस्ट कि आप जो सूडो कोड में हम एंड वाला या और वाला यूज करते हैं वो ही यूज करें। अगर आप ये वाला भी यूज कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आप लोगों का गलत नहीं किया जाएगा, हम इसके ह्यूरिस्टिक्स बना लेंगे ना। ये भी चल जाएगा आपका और ये भी चल जाएगा, दोनों चल जाएंगे। ओके सर, सही है, थैंक यू सर। अच्छा, अब वो ये बात कह रहा है, वो ये कह रहा है, एक मिनट यार, मोबाइल पे फोन। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि अब जो डिसीजन मेकिंग है, जो हम फैसला कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इक्वालिटी और रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? अब हमें ये समझने की जरूरत है कि इक्वालिटी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं और रिलेशनल ऑपरेटर कौन से हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब पहले वो कहता है इफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कहता है डिसीजन बेस्ड ऑन द ट्रूथ और फॉल्स कंडीशन, इफ कंडीशन मीट देन बॉडी एग्जीक्यूट, एल्स बॉडी विल नॉट एग्जीक्यूट। ये तो हम बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि इफ क्या होता है। ये इफ क्या होता है कि इफ के अंदर, यार ये एक तो ना मुझे, इफ क्या होता है? इफ के अंदर हमारे पास सिंपल कोई कंडीशन लिखी होती है, अगर ये ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो हमारी ये लाइंस चल जाती हैं। एल्स में अगर इसके नीचे बॉडी लिखी है, ठीक है, अदरवाइज ये वाला पार्ट जो है हमारा स्किप हो जाता है। ये तो सिंपल हमारा इस ये वाली जो 3 पॉइंट्स है इसके अंदर डिस्कस किया है। अच्छा, अब वो कहता है कि अब मैंने इफ का तो समझा दिया, अब आपसे मैं अगर बात करूं इक्वालिटी की और रिलेशनल ऑपरेटर की, तो वो कहता है जितने भी इक्वालिटीज हैं, अभी हमने देखा नहीं है कि इक्वालिटीज कौन सी हैं, मगर वो कहता है अगर मैं इक्वालिटी ऑपरेटर्स की हमेशा बात करूंगा ना तो इनकी प्रेसिडेंस हमेशा सेम है। और अगर मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करूंगा तो इनकी प्रेसिडेंस भी सेम है। और अगर वो एक ही लाइन में आ जाएंगे तो हम रीड कैसे करेंगे? हमेशा लेफ्ट टू राइट।
अभी देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास इक्वालिटी ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इक्वालिटी ऑपरेटर्स वो वाले होते हैं जिसमें हम लोग इक्वल टू या नॉट इक्वल टू चेक करते हैं। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो ये एक हमारे पास इक्वल टू और नॉट इक्वल टू मतलब के साइन यूज होता है। मगर जब हमने प्रोग्रामिंग के अंदर दो वेरिएबल्स को चेक करना है वो आपस में बराबर है या नहीं है तो डबल इक्वल यूज होता है। ठीक है, अगर हमने दो वेरिएबल्स को चेक करना वो नॉट इक्वल है वो उसके लिए नॉट का साइन और इक्वल यूज होगा। ठीक है, मतलब अब दो वेरिएबल x है एक और एक वेरिएबल y है तो आपने चेक करना है वो डबल दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। तो उन दोनों के दरमियान डबल इक्वालिटी का साइन आएगा जैसे यहाँ पे है। अगर ये चेक करना है ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो तब हमारे पास नॉट इक्वल का आएगा। अब ये बता भी रहा है, ये देखें यहाँ पे कि x इज इक्वल टू वाई, x इज नॉट इक्वल टू वाई। तो अब हमें पता चला कि अगर हमने इक्वालिटी ऑपरेटर्स के बारे में देखना है तो हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। कौन कौन से होते हैं, एक डबल इक्वल टू और एक नॉट इक्वल टू। अगर मैं आपसे नॉर्मल लैंग्वेज में पूछूंगा तो आपने बताना है कि सिंगल इक्वल यूज होता है। अगर मैं पूछूं कि ये इसका रिस्पेक्टिव साइन कौन सा प्रोग्रामिंग में तो ये डबल इक्वल है। सेम एज इट इज अगर मैं बात करूं कि अगर मैं नॉर्मल मैथ के अंदर बात करूंगा तो मैं इस तरह लिखूंगा। अगर मैं पूछूं कि प्रोग्रामिंग के अंदर आप कैसे चेक करोगे तो ये नॉट इक्वल टू का साइन होगा। ये तो हो गए हमारे इक्वालिटी ऑपरेटर। अब हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो चार तरह के होते हैं। एक नंबर वन जो होता है वो ग्रेटर देन, नंबर टू जो होता है लेस देन, नंबर थ्री जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू और नंबर फोर जो होता है लेस देन इक्वल टू। अच्छा, ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है ये प्रोग्रामिंग और रियल लाइफ में दोनों सेम होते हैं। अच्छा, मगर जो मैथ के अंदर जो हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू की नोटेशन जो प्रोग्रामिंग की नोटेशन से अलग होती है। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे लाइन लगी हुई है। ठीक है, मगर जबकि यहाँ पे जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर जाएंगे तो ग्रेटर देन के बाद इक्वल टू का साइन आएगा। सेम एज इट इज जब हम लेस देन इक्वल टू की बात करेंगे तो नीचे मैथ के अंदर नीचे लाइन आएगी, जबकि हमारे पास यहाँ पे लेस देन के बाद इक्वल टू। तो हमारे पास चार तरह के इक्वालिटी ऑपरेटर्स हैं जिसे हम इस तरह जाहिर कर सकते हैं अगर हमने किसी वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये इसके साथ इसकी नोटेशन भी लिखी हुई है। इस स्लाइड में हमने क्या कंक्लूड किया कि हमारे पास चार तरह के इक्वालिटी ऑपरेटर्स हैं, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। और दो तरह के हमारे पास इक्वालिटी ऑपरेटर्स हैं जिसमें डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला, कोई इशू? नो सर। अच्छा, चले अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास सिंपल जो है ये जो सामने आपके पास एग्जांपल आई है, मुझे जरा देख के बताएं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मुझे आपकी पार्टिसिपेशन की जरूरत है इसमें। पहली लाइन कहती है 8 इज लेस देन 15। क्या ये लाइन सही है? और इस अगर 8 इज लेस देन 15 है तो हमें क्या वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए? सही है सर। सर ठीक है, ट्रू हो। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आप देखें कि हमेशा हमें पता है, मैंने आपको बताया भी था कि लेस देन जो है मैथ के अंदर भी वही यूज होगा और जो है नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर भी वही यूज होगा। तो वो पहले बताता है कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या है और इसमें से हमारे पास वैल्यू क्या रिटर्न होगी। अब ये 6 इज नॉट इक्वल टू 6, इसका क्या मतलब हुआ? सर ये फॉल्स है। ठीक है, कि 6 इक्वल टू 6 है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन दरमियान में आ गया है। ठीक है, इस वजह से वो फॉल्स होगी। ठीक है, ये वाला भी हमें समझ आ गई। अब 2.5 इज ग्रेटर देन 5.8। ये भी फॉल्स है फॉल्स है फॉल्स। सर। शाबाश। इसी तरह हमारे पास 5.9 इज लेस देन इक्वल टू 7.5। ये ट्रू है। सर। ये ट्रू है शाबाश, सर। क्योंकि 5.9 जो है लेस देन है 7.5 के। अच्छा, अब वो ये बात कहता है ये जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर आप ये क्या सिर्फ डिजिट्स के लिए वैलिड है जो अभी पीछे पढ़ के आए हैं? ठीक है, क्या ये हमारे पास जो इक्वालिटी ऑपरेटर, इक्वालिटी और जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं
क्या ये सिर्फ डिजिट्स के लिए वैलिड है या कैरेक्टर के लिए भी वैलिड है? तो वो कहता है जब आप डिजिट्स की बात करते हैं तो वो डिजिट्स को समझता है, जब आप कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो हम उसकी आस्की के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, आस्की के ऊपर चले जाते हैं। तो सिंपल अब वो यही बात बता रहा है कि अगर जिस तरह आप 4 इज लेस देन टी है, जब वो आप r इज ग्रेटर देन टी चेक करेंगे तो ये जो r की रिस्पेक्टिव आस्की है ये उनको आपस में कंपेयर करें। आस्की में हमारे पास कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरह रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू ऑफ द जीरो of the if the logical expression evaluates true and returns an integer value 0। अच्छा, अब जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि जो ट्रू वैल्यू और जो फॉल्स वैल्यू है ना, एक्चुअली ये रिजर्व कीवर्ड है जो 1 और 0 को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है जैसे r इज लेस ग्रेटर देन t, फॉर एग्जाम्पल इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, r पहले आता है या t पहले आता है, r s t, इसका मतलब r जो है ग्रेटर है, ट्रू आना चाहिए। ठीक है, अब वो ये बात करता है कि ये जो वैल्यू है ना ये आपको 1 रिटर्न करेगी। ठीक है, जो 1 का मतलब क्या होगा, ये 1 का मतलब जो है ट्रू होगा। अगर आप किसी भी वाइल कंडीशन के अंदर वाइल कंडीशन के अंदर 1 लिख दें तो ये हमारे पास किस तरह का लूप बनेगा, कोई बता सकता है? अगर वाइल कंडीशन ठीक है जी। अगर वाइल कंडीशन के अंदर अगर वाइल कंडीशन के अंदर खाली 1 लिख दें तो ये किस तरह का लूप बनेगा? सर ट्रू लूप होगा। ट्रू लूप सर भी ये कह सकते हैं। सर इनफिनाइट नहीं कहेंगे इसे? और जब तक कंडीशन मैटर नहीं करती तब तक चलता रहेगा लूप। हाँ, तो यहाँ पे तो कंडीशन चेक ही नहीं की ना, यहाँ पे सिर्फ लूप के अंदर 1 लिखा हुआ है। सर इसका मतलब है ट्रू लूप है। ट्रू लूप क्या होता है, चले मुझे ये बताएं। सर इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये लूप कभी खत्म नहीं हो सकता, मतलब इसके अंदर कोई फॉल्स नहीं आएगी, ये चलता ही रहेगा लूप बार। चलता रहे जब हाँ, तक तो कंडीशन ऐसा वो चलता रहेगा। अच्छा, शाबाश, ऐसा लूप जो चलता रहे उसे किसी क्या कहते हैं? इनफाइनाइट लूप। शाबाश, इनफाइनाइट लूप। ठीक है, सर क्या कहते हैं? रिकरिंग कह सकते हैं इसको? क्या कहना चाह रहे हैं आप, रिकर्जन? मैं कह रहा हूँ इसको जो मतलब इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा तो इसको हम रिकरिंग में कंसीडर कर सकते हैं कि रिकरिंग लूप है। रिकरिंग लूप, रिकरिंग लूप को कह सकते हैं, नो डाउट से कह सकते हैं, मगर रिकरिंग लूप हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। रिकरिंग ऐसा लूप है जो अपने आप को चलाता जा रहा है, मगर देखें इस वो जो चीज है ना खास, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये रिकरिंग लूप 10 के बाद जो इसको आप बात कर रहे हैं ना, जो 10 के बाद भी चलता है वो भी रिकरिंग लूप ही है। क्यों? रिकरिंग का मतलब क्या होता है उसे समझने की जरूरत है। कि जैसे आपने एक चक्कर लगाया यहां से यहां तक, ठीक है, जब आप इसे एक दफा घूमेंगे तो आप रिकर कर रहे हैं, फिर दोबारा रिकरिंग 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 रिकरिंग, मगर यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने यहाँ पे ब्रेक कर दें। 10 टाइम रिकरिंग लूप है ये, समझ रहे बात को? जी मगर जो सर। इनफाइनाइट लूप है ना, ये ऐसा लूप है जो कभी भी ब्रेक ही नहीं हो रहा, समझ रहे? मतलब वाइल यहाँ पे अगर आप 1 कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे आप कभी भी कंडीशन आगे चेक ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ 1 लिख दिया। हर दफा जब भी आप ये लाइन एग्जीक्यूट हो आपकी वापस आए तो इसे ट्रू मिलेगा। मगर रिकरिंग लूप के अंदर आप यहाँ पे कोई कंडीशन लगाए, फॉर एग्जांपल a इज ग्रेटर देन 10, तो ये 10 दफा रिकर होगा। ठीक है, रिकरिंग का मतलब है वापस घूम के अपनी पोजीशन पे आना। जी सर ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो ये 4 इज लेस देन, इसी तरह करेक्टर, ये कोई भी करेक्टर हो सकता है, ठीक है, कोई स्पेशल करेक्टर भी हो सकता है। तो इस वजह से आपको आस्की भी थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि कैपिटल ए की आस्की क्या होती है, स्मॉल ए की आस्की क्या होती है, 0 की क्या होती है। ठीक है, अगर ये आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों ने सी आउट, ठीक है, जो है इसकी आस्की प्रिंट करवा, सॉरी सिंगल कोट्स के अंदर जाके इसकी आस्की प्रिंट करवा के भी देख सकते हैं, या इसे किसी इंटीजर वैल्यू के अंदर टाइप कास्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था
स्टैटिक कास्ट इंट, और उसके अंदर आपने जो अभी आपका वेरिएबल है, ये मेरे ख्याल से आपको लास्ट स्लाइड के अंदर भी मैंने पढ़ाया था, जो उसके अंदर तो आप जो है करैक्टर की कास्टिंग इंट के अंदर भी कर सकते, मगर जब कंपैरिजन है तो कंपैरिजन के अंदर ऑटोमेटिकली वो उसकी आस्की ही उठा रहा होगा। अच्छा, अब वो कहता है रिस्पेक्टिव एस की वैल्यू कंपेयर की जाती है, ये मैंने आपको बता दिया, वो बता भी रहा है यहाँ पे देखें कि जो आर की आस्की है ना वो 82 है, जो टी की आस्की है वो 84 है, तो जो 82 क्या लेस देन ग्रेटर देन है 84 से, नहीं, तो इस वजह से वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। फिर उसके बाद वो कहता है सेम एज इट इज प्लस इज लेस देन मल्टीप्लीकेशन, वो कहता है फॉल्स, क्यों? क्योंकि प्लस की जो आस्की है वो 83 है यहाँ पे, और जो हमारे पास 43, हाँ सॉरी 43, और जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की आस्की है वो है 42, तो ये भी लेस नहीं है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। सेम एज इट इज कैपिटल ए की मैंने आपको कहा था आस्की आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 65 है, ये याद करनी है आपने। फिर इसी तरह स्मॉल ए की आस्की क्या है 97, तो ये भी आप लोगों ने देखनी है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, कहता है रिलेशनल एंड इक्वालिटी ऑपरेटर्स के बारे में हम देखते हैं। दोबारा से वो इसी चीज को देखना चाह रहा है। वो कहता है रिलेशनल ऑपरेटर्स हैव वेरी लो प्रेसिडेंस एंड एसोसिएट लेफ्ट टू राइट, मतलब कहता है कि अभी तक जो आज जितने भी आपने ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं उसकी प्रेसिडेंस बहुत कम होती है, अभी देखते भी आगे एक नेक्स्ट स्लाइड आएगी। फिर उसके बाद कहता है इक्वालिटी ऑपरेटर जो है ये उससे भी वेरी वेरी लो प्रेसिडेंस, मतलब कहने का ये है, ये तो बात समझ आ गई कि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है वो एटलीस्ट जो है इक्वालिटी से लो जो है ज्यादा होगी और इक्वालिटी की कम होगी। अब इसकी हायरार्की जो है स्मूथनेस वो किस तरह है, देखें अगर आपके पास कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाता है बड़ा सारा, ठीक है, तो सबसे पहले जब आपने सोल्व करनी है हमेशा स्मॉल ब्रैकेट्स करनी है। स्मॉल ब्रैकेट्स जब आपने सोल्व कर ली तो उसके बाद एक नया एक्सप्रेशन आ जाएगा, फिर उसमें आपने देखना है मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस, और उसे हमेशा लेफ्ट टू राइट सोल्व करना है, ये आपने लाजमी याद रखना है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंस आ जाती है प्लस माइनस की, ये तो अभी अब तक हम पढ़ चुके हैं 1 2 और ये 3। अब नई चीजें क्या पढ़ी, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े, इसकी प्रेसिडेंस 4 है, ठीक है। फिर जो हमारे पास डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की जो इक्वालिटी ऑपरेटर्स हैं उसकी प्रेसिडेंस उसके बाद है, सबसे एंड पे प्रेसिडेंस किसकी है, इक्वल की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है तो मुझे बता सकते हैं आप लोग, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी होती है, स्मॉल ब्रैकेट्स की। स्मॉल ब्रैकेट्स की। उसके बाद किसकी स्मॉल प्रेसिडेंस, ब्रैकेट्स की उसके बाद किसकी होती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या मॉड, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और साथ मॉडुलस की भी, ठीक है। थर्ड नंबर पे किसकी होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन की। फोर्थ नंबर पे किसकी होती है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। शाबाश, रिलेशनल ऑपरेटर्स की, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर पे किसकी होती है, इक्वालिटी। इक्वालिटी इक्वालिटी ऑपरेटर। की सर। शाबाश, इक्वालिटी ऑपरेटर्स की। फिर उसके बाद नेक्स्ट किसकी होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर। शाबाश, बिल्कुल मैं यही देखना चाह रहा था कि आप इसे मिक्स तो नहीं करते, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। 6 आपने ये बड़ी लाजमी प्रेसिडेंस है, इसे आपने जहन में लाजमी रखना है। अब वो कहता है कि अच्छा अगर जो हम अभी बात कर रहे थे सूडो कोड की, तो सूडो कोड के अंदर आई विल सुजेस्ट कि आप ये वाली यूज करें इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। अच्छा, मगर वो कहता है कि अगर आपने नोट सूडो कोड के अंदर यूज करना है तो इसे इस तरह करेंगे, और अगर प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करना है तो इस तरह, अगर एंड यूज करना है तो डबल एंड ऑपरेटर, अगर और यूज करना है तो 2 पैरेलल लाइंस, अगर फॉर एग्जांपल ए और बी, या ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, इन दोनों में से एक ट्रू हो तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, अगर नॉन जीरो है यहाँ पे अंदर आपके पास नॉन जीरो वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा ट्रू वैल्यू मिलेगी।
जैसे फॉर एग्जांपल आप ए वेरिएबल के अंदर कोई 10 रखवा देते हैं, ठीक है, और अगर आप चेक करते हैं इफ ए खाली, तो क्या रिटर्न करेगा? वो कहता है अगर ये नॉन जीरो वैल्यू है इसके अंदर, ए एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू जीरो है तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी तरह इसने यहाँ पे अगर वो नोट, सॉरी वापस चलते हैं, और इसी तरह अगर वो नोट का एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये फॉल्स जीरो के ऊपर, नहीं जीरो नहीं, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसने थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, यानी कि अगर आपके पास जीरो आ रहा है ना एक्सप्रेशन के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ, और आपने नोट लगा दिया, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा उसका उल्ट करना है। और अगर आपने सिर्फ खाली वन लगा, यानी कि ये कर दिया है वन और उसके साथ नोट लगा दिया है, तो वो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा, उसका उलट, ठीक है। इस बात को समझ आने की जरूरत तो नहीं है, समझ आ गई बात की? ये एक्चुअली में अगर क्या इफ कह, लगा के आगे जीरो करे तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। हाँ जी, देखें जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ इंट ए इज इक्वल टू वन, सॉरी पहले वन के साथ सिंपल समझाता हूँ। तो अगर मैं कहता हूँ इफ ए, तो हमारे पास क्या कर दो, सी आउट कर दो इसको, ट्रू को, एल्स में क्या कर दो, आउट कर दो फॉल्स। तो अभी तो पहले चेक करना चाह रहे हैं कि ये वन जो मैंने अभी आपको लास्ट टाइम भी बताया कि वन जो है ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे हमारे पास सी आउट क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। तो ये देखेंगे यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जीरो कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि वो फॉल्स है। तो अब मैं इसे चला के दिखाता हूँ आपको कि क्या ये फॉल्स रिटर्न होता है। आप देखेंगे यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो गया, ऐसे ही है, सही है, ये बात समझ आ रही है? यस सर, आ गई। अब मैं इसके साथ नोट का ऑपरेटर लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जीरो, जीरो का उलट क्या होगा? जीरो का मतलब फॉल्स है, अभी हमने बात की थी ना, जीरो का मतलब फॉल्स है और ट्रू वन का आएगा। मतलब ट्रू है, ठीक है। तो अब जीरो का उलट ट्रू होगा, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अब आप यहाँ पे देखें, ये ट्रू आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पे वन, वन का मतलब ट्रू है, ट्रू का रिवर्स क्या होगा? फॉल्स। अब चला के देखते हैं कि ये फॉल्स आना आ गए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बात बताई, मैंने कहा कि अगर ये वन से नंबर बड़ा है तो तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल 10 है, तो ये एक्चुअली जीरो तो नहीं है, तो वो वन या वन से जितने भी बड़े नंबर हैं उसे ट्रू ही काउंट करता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है, जो आपको मैं बात समझा रहा था। सर इसका मतलब है कि सिर्फ लाइक वन से ग्रेटर होगी वैल्यू, कोई भी हो सकती है, तो हमेशा ट्रू आएगा अनलेस कि वो वन से जीरो नहीं होती। यस, बिल्कुल, यस, यू आर राइट, ठीक है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ नेगेटिव नंबर है, फिर क्या होना चाहिए? सर फिर फॉल्स होगा। ये ऐसी चीजें बेटा आप लोगों ने टेस्ट करके देखनी है, अदरवाइज फिर पेपर सर अटेम्प्ट नहीं हो। रिपीट कर दिए, कौन सा नंबर? नेगेटिव नंबर, ठीक है। ये नेगेटिव नंबर के ऊपर क्या रिटर्न किया इसने? क्या रिटर्न किया? ट्रू। ट्रू। ठीक है। तो अब ये आपने मुझे बताना है कि इसने नेगेटिव नंबर पे ट्रू क्यों रिटर्न किया, ठीक है। ये आपने खुद से डिग आउट करना है, मैंने आपको बस थोड़ा सा हिंट देना था ऐसी चीज़ों का, ताकि आप लोगों का दिमाग खुले और आप लोग अपने पेपर की तैयारी उन चीज़ों के लिहाज से कर सकें जो एक्चुअली जो है आप लोगों से रिक्वायर्ड है। फिर दोबारा से मैं जीरो करता हूँ, जब मैं नेगेटिव जीरो करता हूँ तो फिर क्या होना चाहिए? ठीक है, फॉल्स, ठीक है। तो क्या ये, अब फिर हम इससे क्या इन्फर कर सकते हैं? क्या सिर्फ ये जीरो
के लिए चलेगा जो सर है वो special फिर आप keyword। नहीं सर, फिर आप वो सही कह रहे हैं, वो इसका मतलब है कि सिर्फ फिर जब जीरो होगा तो तभी फॉल्स होगा और किसी भी नंबर के लिए ट्रू हो सकता है। हाँ, तो ये चीजें आपने देखनी है ना, मेरा तो काम है थोड़ा थोड़ी हिंट देना आप लोगों को चीजों के, ठीक है। जी सर। अच्छा, कहाँ पे थे हम लोग, ये वाले में थे। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है कि जनाब अब मैं सिंपल क्या कर रहा हूं, मैं पहले अंदर ब्रैकेट लगाई, चेक किया कि ए ग्रेटर देन बी के है, जो भी इसके अंदर वैल्यू है तो मैं उसे नोट कर देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 1 है, ठीक है, अगर 1 है और मैं इसके साथ नोट अप्लाई कर देता हूं तो ये क्या रिटर्न करेगा। सर आप रिपीट कर दें आपने जो क्वेश्चन पूछा। देखिए, अगर मेरे पास एक्सप्रेशन के अंदर, इफ की एक्सप्रेशन के अंदर 1 है, इसमें 1 कोई वेरिएबल भी हो सकता है ना, ए फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके साथ नोट लगा देता हूं तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, इस फॉल्स। पूरी फॉल्स, शाबाश, ठीक है। तो वो यही बात यहाँ पे समझाना चाह रहा है कि जी जो भी कुछ आ जाए यहाँ पे, चाहे ये ट्रू आ जाए चाहे फॉल्स आ जाए, नोट ऑपरेटर का क्या काम है, ट्रू वाली वैल्यू को फॉल्स कर देना, और नोट ऑपरेटर के अंदर अगर फॉल्स की वैल्यू आ जाए तो इसे क्या कर देना, ट्रू। ट्रू कर देना। ये इसका एक्चुअली काम है, ठीक है। इतनी समझ आ गई। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे बता रहा है कि एंड और ऑपरेटर्स work just like and or gate as you studied in physics। बस ठीक है, मतलब and true if both conditions are true or one, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, कहता है कि यार अगर तुम and लगा देते हो ना तो इसके लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, जब तक आप मतलब इसे मैं समझा ही देता हूँ, रुके, पॉइंटर मेरे, अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, वो कहता है कि अगर आपने एंड ऑपरेटर लगाया, एंड यही होता है ना ये वाला, एंड का क्या मतलब होता है कि जो इसके लेफ्ट साइड पे लिखा है वो भी ट्रू आए और जो इसकी राइट साइड पे लिखा है वो भी ट्रू आए इफ कंडीशन के अंदर, तो तब ही वो रिस्पेक्टिव सेल चल सकते हैं, अदरवाइज नहीं चलेंगे। ये एंड का ये फायदा है। अगर आपने इफ कंडीशन के अंदर और लगाया है तो लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला कोई एक ट्रू हो गया, कोई एक ट्रू हो गया तो वो आपके, तो वो आपकी रिस्पेक्टिव जो है सेल को चला देगा। ये एक्चुअली एंड और के बारे में बता रहा है। इसमें कोई बताने की जरूरत तो नहीं है कि एंड ऑपरेटर क्या कर रहा होता है और क्या कर रहा होता है। इसका साइन कौन सा है ये मैंने आपको बता दिया, डबल एंड है, और के साइन क्या है, दो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस। सर एंड जो है उसमें अगर एंड में फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है और जो सेकंड वाली है वो फॉल्स हो जाती है तो फिर मतलब क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, अगर ये ट्रू है, एंड करना है फॉल्स का, अब जब आप लॉजिक गेट्स में करते थे ट्रू मल्टीप्लाइड बाय फॉल्स तो क्या आता था, फॉल्स नहीं आता था। जैसे इसे मैं थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन करता हूँ, इसे आपने बिल्कुल उस तरह समझना है, ये इस पर्सपेक्टिव में समझना है, 0 0 0 1 1 0 1 0 1। जब आप यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाते थे तो यहाँ पे दोनों फॉल्स होते थे तो क्या होता था, फॉल्स। फॉल्स। दोनों में से एक ट्रू होता था फिर भी क्या होता था, फॉल्स। फॉल्स। फिर अगर लेफ्ट वाला ट्रू होता था फिर भी फॉल्स, अगर दोनों ट्रू होते तो फिर आपका रिटर्न आता था 1। ऐसे ही है कि नहीं, ऐसे सर जी सर समझ गया, बिल्कुल ठीक। वही लॉजिक गेट्स सेम है एज इट इज। अगर मैं लॉजिक गेट बनाना चाहूँ 0 0 1 1 0 1 0 1, और अगर मैं और गेट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो दोनों 0 होंगे तो तभी सिर्फ 0 होगा, बाकी सारों पे 1 ही होगा हमारा, ठीक है। ये सेम एज इट इज फॉर दिस और ये सेम एज इट इज फॉर एंड। इसका क्या साइन था, ये वाला, और इसका साइन क्या था, ये वाला। गॉट इट, यस सर। समझ आइए, आगे चले। यस सर। यस सर। वो बात फिर अगेन प्रेसिडेंस की बात करता है, तो हम ये अभी देख के आ चुके हैं,
मगर अभी हमने 2 ऑपरेटर्स और पढ़ चुके हैं, ऐसे ही है ना, 2 पढ़े हैं ना, एंड और। तो अब कहता है अब प्रेसिडेंस क्या होगी। सबसे पहले प्रेसिडेंस जो है, जो देखें, जब सबसे पहले आपने प्रेसिडेंस ली है ना, तो आपने पिछली स्लाइड के अंदर ना ये वाले ऑपरेटर्स पढ़े थे, यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, ना आपने ये वाले ऑपरेटर पढ़े थे। अच्छा, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं, ये मुझे कोई बता सकता है? यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं और बाइनरी सर ऑपरेटर? बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं जो एक ही काम करते हैं, यूनरी होते हैं जो मतलब कि 2 काम भी कर सकते हैं, एक मतलब नहीं कि नहीं 2 रिजल्ट भी हो सकते हैं। नहीं, देखिए अब मैं इसे समझाता हूँ। जैसे आप इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है, डबल इक्वल टू लिखते हैं, ये डबल इक्वल टू हमेशा आप किसी वेरिएबल लेफ्ट और किसी वेरिएबल वन, किसी राइट वेरिएबल के साथ चेक करेंगे ना, ऐसे ही है ना? यस सर, यस सर। ऐसे ऑपरेटर, अब इस डेफिनेशन को समझिएगा। ऐसे ऑपरेटर, ऑपरेटर इसे कहते हैं, ऐसे ऑपरेटर जिनको परफॉर्म करने के लिए 2 वेरिएबल्स की जरूरत होती है, वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। कौन से ऑपरेटर? ऐसे ऑपरेटर जिन्हें 2 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। इन जो लेफ्ट है ना वेरिएबल, अब मैं इसे अगर ऑपरेंड कह लूं तो गलत तो नहीं होगा? आई एम राइट? यस सर। ऐसे ऑपरेटर जिन्हें 2 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है, वो आपके बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। यूनरी ऑपरेटर की फिर क्या डेफिनेशन बनेगी? ऐसे ऑपरेटर्स, जैसे ये नोट है, इसको 2 की जरूरत होती है या 1 की जरूरत होती है? एक ही होगी सर। शाबाश, ठीक है। ऐसे ऑपरेटर जिन्हें 1 ऑपरेंड की जरूरत होगी, ऑपरेंड, AND, ऑपरेंड, ठीक है, ऐसे ऑपरेटर्स जिन्हें 1 ऑपरेंड की जरूरत होगी, वो यूनरी ऑपरेटर कहलाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर में क्या फर्क है, तो आप बताएंगे कि ऐसे ऑपरेटर्स जिनमें 2 ऑपरेंड की जरूरत है वो बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाएंगे, ऐसे ऑपरेटर्स जिनमें 1 की जरूरत है वो यूनरी ऑपरेंड कहलाएंगे। अभी तक हमने नोट वाला पढ़ा है, ये प्लस प्लस और माइनस माइनस वाला, ये एक्चुअली 2 साइन आने चाहिए थे। खैर इसको अभी देखते हैं, अभी बाद में इसे, अभी आपने नोट वाला पढ़ लिया, सबसे पहले वाले नोट की प्रेसिडेंस ये याद करनी है आपने, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस की, फिर प्लस माइनस की, फिर उसके बाद ये वाली जो है रिलेशनल ऑपरेटर की, फिर उसके बाद इक्वालिटी की, फिर उसके बाद एंड की, और फिर और की, और फिर उसके बाद असाइनमेंट की। अब मैं आपसे अगर पूछूं दोबारा आपको याद करवाने के लिए, तो मुझे आप लोग बता सकते हैं सबसे पहले प्रेसिडेंस किसकी होती है? यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ, फर्स्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है? सर यूनरी ऑपरेटर्स यानी नॉट सर वो नोट हो गया। अभी फिलहाल प्लस प्लस भी आप डाल सकते हो और माइनस माइनस भी, ये टाइपो एरर है। प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट, जैसे आप वेरिएबल वन के अंदर करते हैं, ऐसे ही है ना? यस सर। और डिक्रीमेंट जैसे आप वेरिएबल वन माइनस माइनस, ये एक ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे प्लस प्लस लगाएंगे जिसके साथ, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट जो भी है वट एवर ये, तो मगर ये आप देखेंगे ये एक ऑपरेटर के थ्रू ही हो रहा है ना, एम आई राइट? यस सर। सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी होगी? यूनरी ऑपरेटर की। दूसरे नंबर पे किसकी होगी? मॉड्यूलस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। तीसरे नंबर पे किसकी होगी? एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन। फोर्थ नंबर पे किसकी होगी? रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल की। फिफ्थ नंबर पे किसकी होगी? इक्वालिटी। शाबाश, इक्वालिटी की। फिर उसके बाद किसकी होगी? एंड। एंड, शाबाश। फिर उसके बाद किसकी होगी? और फिर उसके बाद किसकी होगी? असाइनमेंट ऑपरेटर। अब अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन को एवेलुएट करने का सवाल आ जाए, तो मेरे ख्याल से आप लोग गलत नहीं करेंगे, एम राइट? सबसे पहले यस। आप देखेंगे ये वाला कोई यस सर। ऑपरेटर, फिर उसके बाद ये वाला कोई ऑपरेटर, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। मगर इसे आपने, अगर ज्यादा सारे इस तरह के आ जाते हैं, फिर आपने लेफ्ट टू राइट जो सबसे पहला होगा, सबसे पहला होगा उसे पहले सोल्व करेंगे, और फिर बाद वाला बाद में होगा। ओके।
ओके यस सर। चलें जी आगे चलते हैं। अब वो सिंपल दोबारा आपको समझाने के लिए नोट वाली मैंने आपको समझा चुका हूँ, आवर्स ग्रेटर देन एज वाला भी मैं समझा चुका हूँ, एंड वाले भी साथ समझा चुका हूँ, इसमें किसी को कोई इशू? ये जरा एक दफा स्लाइड रीड करें और मुझे बताएं एंड वाला जो है आपका, एक मिनट मैं इसे क्लियर कर दूं स्क्रीन को। ये जो एंड वाला है आपके पास, इसकी समझ आती है कि ये फॉल्स क्यों है? अगर आपके पास फाउंड, ये देखें फाउंड इज इक्वल टू ट्रू है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फाउंड क्या है आपके पास? ट्रू। और फिर उसके बाद एंड के बाद हमारे पास एज ग्रेटर देन 18 है। एज हमारे पास यहाँ पे इस वक्त क्या है? वैल्यू 20। एज की वैल्यू क्या है? 20। तो इसकी बेस पे मुझे बताएं कि ये फॉल्स क्यों आया है? क्योंकि सर वो नॉट सर ऑपरेटर लगा है ना, तो जो फाउंड वाली वैल्यू ट्रू है तो वो उसको फॉल्स कर देगी ना, तो दोनों मतलब कि फॉल्स आ गई हैं। एज इज लेस, वो ग्रेटर देन 20 है, ऊपर वो जो हमारे पास एज है 20 है, जिसकी वजह से सर वो फॉल्स ही प्रिंट करवाएगा। अच्छा, आपने पहले जो है लास्ट सेमेस्टर के अंदर शॉर्ट सर्किट वैल्यूएशन पढ़ी है? नो सर। अच्छा, अगर अब मेरी बात ध्यान से सुननी है आप लोगों ने। अगर अगर आपकी पहली कंडीशन एंड के अंदर फॉल्स हो जाए, अगर आपकी पहली कंडीशन एंड के अंदर फॉल्स हो जाए तो अगली नहीं चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि पता है कि यहाँ पे ट्रू आएगा तो अगली चेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें यहाँ पे अच्छा, ये कोड देखिए, मुझे ये बताएं कि इसकी आउटपुट क्या होगी। क्या ये एरर होगा? आवाज आ रही है आप लोगों को? गैप हो गए सारे? आ रही है सर, आवाज आ रही है। अच्छा चलो, तो क्या देखें, सबसे पहले ये a इज इक्वल टू 1 है, ऐसे ही है। तो सबसे पहले ये एंड साइन है ना, तो ये 1 का क्या मतलब होता है? ट्रू। 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 एंड फिर उसने बाद में क्या किया? सी आउट। सी आउट करने के बाद क्या ये सक्सेसफुली सी आउट हो गया तो 0 1 ही रिटर्न करेगा ना एक चीज। अगर ये सक्सेसफुली यस स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा तो ये 1 रिटर्न करना चाहिए इसे, ऐसे ही है। सर नहीं यस। देख, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो आपने उसके अंदर ए को डिक्रीमेंट किया तो ये 0 नहीं प्रिंट होना चाहिए? देखिए, पहले तो आते सार ये इफ की कंडीशन चेक करेगा, ये तो अभी मैं अंदर गया ही नहीं। जी सर। ठीक है ना? तो पहले तो ये चलेगा, ये ट्रू, और ये फिर ये भी ट्रू होना चाहिए क्योंकि ये सक्सेसफुली स्क्रीन के ऊपर अगर प्रिंट करवा देता है। एम आई जी सर। राइट? तो ट्रू का मतलब ट्रू, तो ये आपके पास ये वाली लाइन के अंदर आ गया। ठीक है, अब लेट से मैं इसके साथ एंडल भी कर देता हूँ। तो सर हम इफ की कंडीशन में वैसे करवा सकते हैं सी आउट? यही तो मजे की बात है। ये देखो, अगर कोई आपसे सियाना बंदा पूछ ले
कि भाई तुम सी आउट करवाओ विदाउट एनी सेमीकोलन, समझने वाली बात है, विदाउट एनी सेमीकोलन ये वाला, तो कैसे करवाओगे? ये ऐसे करवाओगे। ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्रिकी चीजें, ये चीजें पहले पढ़ी हैं आप लोगों ने? नो नहीं सर। सर। ना करो यार, ऐसी बातें ना किया करो, ये मेरे ख्याल से पता नहीं। सर सीरियसली सर नहीं पढ़ी है जो आप सीरियसली हमने सर, आपने बहुत सी चीजें भी बताई हैं जो हमने मतलब कि पढ़ी नहीं थी, हमें पता ही नहीं था चीजों का। अच्छा, अब मजे की बात मैं आपको बताता हूँ एक और। ये पहली दफा जब कंडीशन चली, ये तो चल गया। अब देखो कि दूसरी दफा जब कंडीशन चली है ना, ये माइनस माइनस, अब ए आपका 0 हुआ, पहले 0 हो गया, ठीक है? तो क्या होगा, ये इसने आगे वाली चेक की नहीं की, जिसकी वजह से दूसरा सी आउट नहीं चला। अब मैं इसकी लोकेशन चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल पहले मैं सी आउट कर देता हूँ, और फिर मैं आपको एंड एंड करता हूँ, और फिर ए करता हूँ। अब ये 2 दफा आपको हेलो पाकिस्तान शो करना चाहिए, एम राइट? यस सर। ये क्या हुआ? नहीं ये नहीं, इसने 2 दफा शो करनी चाहिए थी शॉर्ट सर्किट वैल्यूएशन के अंदर एक्चुअली। सर 2 दफा से करनी चाहिए थी। देखिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रू रिटर्न होना था ना पहली वाली में, और कंपाइलर ने रीड दूसरी तरफ से कर लिया। ओके, चलो खैर, अभी मगर इसे मैं यहाँ पे 2 करता हूँ। नहीं, यहाँ पे कुछ और मसला आ रहा है। यहाँ पे मसला आ रहा है इफ कंडीशन को चेक करने का और प्रिंट करने का। इसे देखते हैं यहाँ पे ना स्क्रीन के ऊपर। चले आ जाते हैं यहाँ पे, पहले आए यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, और आपके स्क्रीन, इसे आगे चलाते हैं, कंटिन्यू। अब आपकी स्क्रीन पे हेलो पाकिस्तान आ गया। अब फिर उसने माइनस माइनस किया, फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक्चुअली उस दोबारा कंडीशन को चेक करने गया ही नहीं। ओहो, देखें बच्चों, हमने कोई लूप में लगाया है? कोई आप लोग खुद सोचो कि ये लूप में लगाया हुआ है जो हमको ऊपर जाए। नहीं समझे हो बात को? गेटिंग माय पॉइंट? ये पहली दफा फर्स्ट गो में जाएगा, उसके बाद निकल आएगा। तो आप लोग तो इतने हजरत तो मुझे भी नहीं बता रहे। शाबाश है भाई। ये तो एक्चुअली अगर हम इसे करते हैं व्हाइल लूप के अंदर, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। तो फिर इसने वापस आना था ना। मैं भी कहूँ यार, मैं भी घूम गया हूँ, आप लोग भी घूम गए हो। अब ये पहले 1 वाली चेक करते हैं ना, जो हम पहले बात कर रहे थे, ठीक है ना? ये 2 दफा आपका लूप के अंदर वो प्रिंट होना चाहिए, लूप तभी ब्रेक करेगा ना। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर, गेटिंग। तो ये देखें जरा, एक दफा लूप के अंदर आया, फिर वापस गया, फिर चेक किया, अब फिर वापस आया। यस, ये देखें, ये 2 दफा हेलो पाकिस्तान। समझ आई ये चीज? ये मैंने सिर्फ क्या किया, स्वैप कर दी लोकेशन को, तो 2 दफा पाकिस्तान आ गया। ये 1 है ना? ये चीज समझ आई है? यस सर। सर एक सेकंड सर, आपने ए को 1 किया, आप इसको 0 करके फिर रन करें एक दफा सेम कंडीशन के साथ। सेम कंडीशन के साथ। अब आप लोग मुझे पहले बताएं कि मैं अगर यहाँ पे 0 करता हूँ तो पहले कितनी दफा हेलो पाकिस्तान शो होना चाहिए? एक दफा। सर एक दफा। एक दफा, शाबाश, बिल्कुल। तो मैं इसे चलाता हूँ तो एक दफा ही शो होगा। ओके?
अच्छा सर, इसका मतलब है कि एंड में जब आपने उसको स्टार्ट में ट्रू किया था तो दोनों कंडीशंस ट्रू हुई थी, जिसकी वजह से 2 दफा प्रिंट हुआ था। यस, 2 दफा कंडीशन आगे चेक की थी। देखें, इस बात को समझने की जरूरत है। जी जी जब सर। आप ऊपर से नीचे आए तो उसने पहले लेफ्ट वाली कंडीशन को चेक किया, ये वाली को, तो ये ट्रू आ गई क्योंकि हेलो पाकिस्तान प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। फिर उसने चेक किया कि ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू है या फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या था, फॉल्स। जीरो का क्या मतलब, फॉल्स। तो जिसकी वजह से इस लूप की, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इन लूप की बात करूं, मैं ये भी कर लेता हूँ कि लूप के अंदर कितनी दफा हम गए, ठीक है, इन लूप, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि हम लूप के अंदर गए भी हैं कि नहीं गए। समझ रहे बात हो कि नहीं, जीरो के साथ। तो आप मुझे बताएं कि इन लूप शो होगा जब आपके वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी? नो सर, इन लूप नहीं शो होगा। शाबाश। तो ये देखें यहाँ पे इन लूप नहीं शो हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 कर देते हैं, तो कितनी दफा इन लूप शो होगा और कितनी दफा आपका हेलो पाकिस्तान शो होगा? आप लोगों से हूँ। 2 दफा हेलो पाकिस्तान, 1 दफा इन लूप। शाबाश शाबाश शाबाश। देखो, पहले आया, कंडीशन चेक की, कंडीशन में ही सी आउट लिखा था तो हेलो पाकिस्तान। फिर लूप के अंदर आया, डिक्रीमेंट किया, फिर दोबारा वापस चेक कराया। तो पहली कंडीशन तो ट्रू होगी एंड से पहले वाली लेफ्ट साइड पे, राइट साइड वाली नहीं हुई, ठीक है, जिसकी वजह से दूसरी दफा लूप के अंदर नहीं गया। ओके, यस सर। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट एवेल्युएशन। क्या कहते हैं इसे? शॉर्ट सर्किट शॉर्ट का मतलब सर्किट है, वैल्यू। हाँ, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि अगर आपका पहला ही गलत हो जाए तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, यस सर। चले ठीक, आगे चलते हैं। कहाँ पे थे, ये वाला पे थे, एज पे थे, ये कहाँ, यहीं पे थे। चले जी, आगे चलते हैं जनाब। हाँ हाँ, ये वाला मैंने आप लोगों को समझा दी है चीजें। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब अगर आपने एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड पे लिखना है तो आप इस तरह भी तो चेक कर सकते हैं, आवर्स प्लस ओवर टाइम लेस देन इक्वल टू 75। तो आवर्स यहाँ पे क्या हैं आपके, कहाँ गया आवर्स, आवर्स क्या है 45, ओवर टाइम कितना है आपके पास 15, 45 जमा 15 कितना हो गया, 0, 5 और एक 6.30। तो अभी भी ये स्टिल लेस देन इक्वल टू 75.0। तो ये लेस देन है तो जारी सी बात है ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, इसके लेफ्ट साइड पे भी एक कंडीशन है, ये वाली चीजें मैंने समझा दी आपको। कर लेंगे ना ये आप लोग अब? जी सर। यस सर, कर लेंगे। अच्छा, अब वो रिलेशनल ऑपरेटर की बात करता है, ट्रू और फॉल्स की, ठीक है। तो कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू अलाउ द कंपैरिजन। ये मैंने आपको बातें समझा दी हैं, थ्योरी है। ये वाली चीजें भी मैंने आपको बता दी हैं सारी, कि ये कौन कौन सा क्या क्या ऑपरेटर है, ये वही चीजें। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर है। अच्छा, अब ये बात कहता है कि जैसे आपने करेक्टर की कंपैरिजन की है, इसी तरह आप स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने स्ट्रिंग रखी है एक बिल और दूसरी बिल्ली, ठीक है, तो अब ये चेक कैसे करते हैं, पहले ये पढ़ते हैं। कहता है कि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं कैन बी अप्लाइड टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे भी किए जा सकते हैं। कहता है स्ट्रिंग आर कंपेयर्ड करेक्टर बाय करेक्टर, हर करेक्टर चेक करेगा स्टार्टिंग विद द फर्स्ट करेक्टर। कंपैरिजन कंटिन्यू until either a mismatch is found or all the characters are found equal, ठीक है। तो if two string of the different lengths are compared and the comparison is equal to the last character of the string shorter। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को, फिर मैं आपको इस चीज़ के बारे में फर्दर जो है, पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर लूँ।
अच्छा, इसमें वो कहता है कि जैसे जब आप दो स्ट्रिंग्स को करते हैं ना, तो पहले वाला करेक्टर, ठीक है, और ये दूसरे वाला करेक्टर, ये आपस में चेक करेगा। ये अगर ट्रू हो गया तो आगे चलेगा, अदरवाइज अगर फॉल्स हो गया तो यहीं पे रुक जाएगा। इसी तरह जब ये आई है यहाँ पे, ये वाला, और यहाँ पे आई है, ये चेक करेगा ये बराबर है, फिर इसी तरह एल, फिर नेक्स्ट वाला एल, ये वाला इसके साथ चेक होता जाएगा। मगर उन्होंने चेक किया कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। मतलब क्या है कि पहला जो करेक्टर है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू बी के है, तो हमारा ये ट्रू हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह नेक्स्ट वाला ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई के इक्वल, फिर नेक्स्ट वाला एल ग्रेटर देन इक्वल टू एल, एल के इक्वल, फिर इसी तरह नेक्स्ट वाला ग्रेटर देन इक्वल टू, अब उससे नेक्स्ट जो है आपके पास एक लास्ट वाला वाई रह गया है, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी नहीं है, तो मैं अगर ब्लैंक आस्की कर लूँ या कुछ भी कर लूँ यहाँ पे, तो क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है? ये आपस में स्ट्रिंग्स ही इक्वल नहीं है, ठीक है। शॉर्टर स्ट्रिंग इज लेस देन द लार्जर स्ट्रिंग, तो वो हमेशा क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। वो ये यहाँ पे समझाना चाह रहा है। ये एक्चुअली यहाँ पे लास्ट करेक्टर के ऊपर आगे हमारा इशू आया है। अगर हमारे पास दोनों इक्वल स्ट्रिंग नहीं है और उनका कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, तो वो तब हमारे पास फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, सर ये स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स हैं ये इन टर्म्स ऑफ देयर आस्की वैल्यू कंपेयर हो रहे हैं, राइट? यस यस यस, बिल्कुल ठीक है एग्जैक्टली। सर। और ये जो लास्ट में आपने रिपीट एक दफा करने के जो जैसे बिल का वाई कैरेक्टर मिसिंग है और बिली का है, तो ये कैसे हाँ, कंपैरिजन होगा? ये एक्चुअली आप समझ लें कि अगर मैं इसे सिंपल जो है ना, इसे कहूँगा ये खाली स्पेस है, ठीक है, और यहाँ पे वाई है, तो उनका आपस में कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर स्पेस जो है यहाँ पे उस रिस्पेक्टिव कैरेक्टर के ग्रेटर इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। आप स्पेस एक्सक्यूज की मी सर, आस्की चेक करें। सर स्पेस की आस्की वैल्यू होती है? हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है। सर मैंने आप मेरा उसकी, क्वेश्चन था कि अगर ये बिल और बिली है ना, तो अगर हम ए डबल आई एल और वहाँ बिली होता, तो सपोज करें ए डबल आई एल है और उधर बी डबल आई एल है, एल और बिल, तो फिर ये ट्रू देता है सिचुएशन? देखिए अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि करेक्टर की आस्की पे डिपेंड करता है। या तो आपके पास आस्की का चार्ट हो ना, समझे ना बात को। अभी आगे एग्जांपल आती भी है, मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ इसे, ठीक है। तो ये एक्चुअली आस्की की कहानी है, ठीक है। लेफ्ट वाली साइड वाली मैं बताता हूँ, वो जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका ड्रेस हो जाएगा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अगली दो स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। वो मैं दिखाता हूँ आपको। अभी फिलहाल आप ये देखें कि अगर आपके पास स्ट्रिंग हेलो है, हाय है, एयर है, बिल है और बैग है, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि यहाँ पे लिख भी दी है, क्या स्ट्रिंग 1 इज लेस देन स्ट्रिंग 2? स्ट्रिंग 1 कौन सी है? ये स्ट्रिंग 2 हाई। तो आप देखेंगे आई के ऊपर ही मिसमैच हो गया ना इनका। तो यहाँ पे स्ट्रिंग 1 कौन सी है? एक मिनट, सॉरी, स्ट्रिंग 1 तो है यहाँ पे हेलो, और स्ट्रिंग 2 कौन सी है? हाई। द फर्स्ट करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर बट द सेकंड करेक्टर ई इज, अच्छा हाँ देखा ना। अब यहाँ पे क्या चीज चेक कर रहे हैं? ये जो जरा मुझे स्ट्रिंग बताएं। 1 है वो लेस देन है कि स्ट्रिंग 2 से, तो हम करेक्टर बाय यस, करेक्टर चेक करेंगे। करेक्टर बाय करेक्टर चेक कर रहे हैं, और जो करेक्टर जो हैं वो उस रिस्पेक्टिव के साथ मैच कर जाते हैं, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे वो बात बता भी रहा है कि जो आई करेक्टर है उसकी जो आस्की है, ठीक है, वो स्मॉल है ई से। यहाँ पे देखें कि बट, यहाँ पे अगर मेरा पॉइंटर अगर आपको नजर आ रहा हो, बट द सेकंड करेक्टर ई of the string is less than the second character of I। ई की जो आस्की है वो कहता है हमेशा लेस है आई के, ठीक है। तो अब लेफ्ट साइड पे आपके क्या आया? लेफ्ट साइड पे आपके आया आपके पास हेलो,
और राइट साइड पे आपके पास क्या आया, हाई। तो अब पहले एच की आस्की चेक की, ठीक है, फिर उसने उसके बाद आई की आस्की चेक की, ई और आई की आस्की। इसमें किसी को कंफ्यूजन? देखिए एक्चुअली तो ये जो सारी चीजें हैं ना तब ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगी जब आप अपने साथ ना गूगल से आस्की कोड जो है वो आप अपने पास रखें डाउनलोड करके, ठीक है, फिर आप इसे वन बाय वन इसे समझें, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। फिर इसी तरह स्ट्रिंग वन ग्रेटर देन हैन, तो अब आपके पास लास्ट वाला जो करेक्टर है वो मैच नहीं करेगा हैन, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग वन के अंदर हेलो है, ठीक है। फिर इसी तरह स्ट्रिंग थ्री लेस देन ए एन, अब स्ट्रिंग थ्री कौन सी है, ए आई आर, तो यहाँ पे आप देखें ए एन, ए की आस की, ठीक है, द फर्स्ट करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इज एंड ए एन आर द सेम बट द सेकंड करेक्टर ऑफ आई ऑफ द एयर इज लेस देन द एन, वो लेस देन है तो वहां पे आपके पास, अच्छा ये ना मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। देखें जब हमारे पास आप लोगों में से किसी ने सवाल नहीं किया, एच और दूसरा एच, ये इनकी आस्की तो सेम है आपस में, ठीक है, मगर यहाँ पे हम जो है लेस देन का साइन लगाए हैं ना कि लेस देन इक्वल टू का, ठीक है। तो ये बेटा आप लोगों ने ना थोड़ा सा इस पूरी स्लाइड को खुद से भी एवेल्युएट कर लेना, क्या ये बिल्कुल ठीक है। अगर एवेल्युएट कर लेंगे, ठीक है, तो हम जो है जो थर्सडे वाला लेक्चर है उसके अंदर ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है। सर एक क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ आपसे? जी जी श्योर श्योर। ये मिड वन एग्जाम्स के बाद क्लासेस ऑनलाइन रहेंगी? आई थिंक सो, क्योंकि इस वक्त कोविड की सिचुएशन, मुझे तो ये लगता है आप लोगों के मिड एग्जाम हो जाने, आपके सीनियर्स के नहीं होने क्योंकि ट्यूसडे को एनसीओसी की मीटिंग बैठनी है ना गवर्नमेंट की। जी सर, क्योंकि सर लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था कि मतलब इन्होंने मिड एग्जाम्स के ड्यूरिंग जब मीटिंग का फैसला आया था कि लाइक मंडे से जब एग्जाम शुरू हुए थे और एक वीक तक चलते हैं, तो मंडे को ही एक डिसीजन आया था कि वेडनेसडे ऑनवर्ड्स बंद कर देंगे। तो इन्होंने थर्सडे और फ्राइडे वाले एग्जाम्स भी बैकवर्ड शिफ्ट कर दिए, जो बहुत ज़्यादा लोड हो गया था। आप लोग अभी भी उस तरह की कंडीशन के लिए रेडी रहे, मैं वैसे आपको कहूं तो, ठीक है। सर मेरा एक क्योंकि क्वेश्चन था कि ये जो हमारा सिलेबस कहाँ तक होगा ये मिड्स का? ये स्विच स्टेटमेंट्स तक होगा। कितने तक? दोबारा सर रिपीट। स्विच। ओके सर, ओके सर। सर ठीक है, C++ के कोड आएंगे कि सिर्फ सूडो कोड और फ्लो चार्ट ही आएंगे? कोड भी आएंगे, कोड भी आएंगे, कोड भी आएंगे आप लोगों के। अच्छा ये फिर यार ये वाली चीजें आप लोग देख लीजिएगा, असल में ना ये इन्होंने बहुत ज्यादा लेंथी करके स्लाइड्स बनाई हुई हैं। आई थिंक इन चीजों में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। ट्रू फॉल्स की बात समझ आ गई थी ना आपकी, कि अगर यस सर। जीरो है तो मे बी फॉल्स और उसके अलावा जो सारा वो रिटर्न ट्रू, तो ये चीज हो जाएगी। ये तो आपकी जो है एक मैंने चीज करवा दी। दूसरा अब आप लोगों का रह गया ये वाला थोड़ा सा पार्ट है। अच्छा हम इस तरह करते हैं कि ना थर्सडे को एक लेक्चर रख लेते हैं, बल्कि क्योंकि हमारा एक थर्सडे वाला लेक्चर मिसिंग है ना बस। यस सर सर। ऐसे एक ही और मिसिंग है, यस सर। हाँ, तो असल में ये बहुत आसान चीजें हैं, इफ एल्स, ठीक है, मल्टीपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। तो ये फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे ताकि बच्चों के ऊपर लोड भी ज्यादा फील ना हो। ओके। सर यस मेरा एक सर। क्वेश्चन था सर, अगर हमने प्रैक्टिस करनी हो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस की तो कहाँ से कोई साइट्स वगैरह सर अगर आपको पता मैंने था आपको टीएस मलिक की, मैंने आपको डे फर्स्ट से मैंने कहा बुक बाय कर ले, ये ठीक सारा कुछ मैं टीएस मलिक की बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। सर, उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन है इनके सारों चीजों के? बिल्कुल है, ओके क्यों सर, नहीं है। ठीक। ओके सर, थैंक यू। ठीक। तो आपने मुझे ना नेक्स्ट क्लास के अंदर ये आप लोगों का टास्क भी है, वो जो स्ट्रिंग वाली स्लाइड है ना, जो स्ट्रिंग की कंपैरिजन वाली, बेटा वो आप सर लोगों ने मुझे करके बतानी है। मैं ओके आपसे सर,
ये सारी चीजें शेयर भी कर देता हूँ। Okay. मेरे ख्याल से ऑलरेडी शेयर्ड भी है आप लोगों से। आप लोगों के साथ मैं देखता हूँ कि कितने वीक की स्लाइड्स शेयर हुई हुई हैं। स्लाइड्स आप लोगों के पास पहले भी यही वाली थी? जी सर, सेम स्लाइड्स। यस सर, पहले भी स्लाइड यही थी तकरीबन। तब फिर इसमें वैसे मैंने तो कुछ चेंजिंग की हैं, देख लीजिएगा। इनमें थोड़ा बहुत ज़्यादा माइनर से चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मगर मैं इसे ना अपलोड कर देता हूँ आप लोगों के लिए स्लाइड्स। और यहाँ पे मैंने आई थिंक मैंने इससे ऑनवर्ड 6 मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं ताकि ठीक है बच्चों। फिर थैंक यू।